हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एवन मैथ्स बाय आंसर में आपका स्वागत है। आज ज्योमेट्री का क्लास नंबर 2 है। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इनकी बेसिक बातों को। तो आज हम लोग का हाफ सेंचुरी पूरा हो चुका है। आज हम लोग का 51 क्लास है। तो हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट नंबर थ्योरी देख रहे थे। तो आज मैं आपको बताऊंगा और आज के बाद जब तक ज्योमेट्री का सेशन चलेगा तब तक मैं आपको पर डे एक थ्योरी आपको सोल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार से ये सिद्ध होते हैं। अब चलते हैं अपने सेशन की तरफ। आप देख रहे हैं, आपके सामने नजर आ रहा है कि ये जो थ्योरी लिखा गया है इसका नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इससे इसका एक और नाम है थेल्स प्रमेय, जिससे काफी ये जो है ये नाम ज्यादा पब्लिश है। तो थेल्स प्रमेय क्या है ये आप समझिएगा। और इसका एक और नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ये आप नाम उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये नियम से आपको ये सिद्ध करना है। तो चलते हैं हम लोग अपने थ्योरी की तरफ। थ्योरी को क्या कहता है, देखिए किसी भी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला बात, उसमें क्या क्या बात दी गई है, कौन कौन सी बात दी गई है। दूसरा बात कि उसमें क्या सिद्ध करना है। और तीसरा जो बात होता है उसमें कि आप किस प्रकार से उसकी रचना कीजिएगा कि वह सिद्ध हो जाएगा। तो आपको ये तीनों बातों को ध्यान देना है। तीनों बातों को ध्यान देते हुए थ्योरी आपको पढ़ना है। थ्योरी पढ़ने में बहुत मजा आएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो थ्योरी कहता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो थ्योरी क्या कहा, आप इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी जितने भी थ्योरी आपको मिलेंगे उसकी फिगर आपको समझने हैं। तो हम लोग फिगर की तरफ पहले बढ़ते हैं। फिगर क्या कर रहा है हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो फिगर कर रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की, यानी कोई एक त्रिभुज है, आप ऐसे बना सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर, मान लीजिए कि ये भुजा के समानांतर हम खींच रहे हैं, एक रेखा खींची जाए जो अन्य दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है। इस भुजा के समानांतर मैंने कोई एक रेखा खींची जो ये दोनों इसके समानांतर है। तो ये जो रेखा है अन्य दोनों भुजाओं को, माने इस भुजा को और इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका ये मतलब हुआ कि इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर होगा। ये आपको लाना है और सिद्ध करना है। तो अगर हम नाम बोलना चाहें तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। फिर से आप प्रश्न को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। यदि किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज हो गया एबीसी, एक भुजा के समानांतर यानी बीसी के समानांतर हो गया, एक रेखा खींची जाए, डी रेखा खींची गई, तो अन्य दोनों भुजाएं यानी एबी भुजा और एसी भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी एक ही अनुपात का मतलब हुआ इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर है। इन्हीं बातों को हम लोग बोर्ड पर वहां लिखेंगे। कैसे हम लोग लिखेंगे आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो कह रहा पहले तो हम लोग ने ये माना है कि एबीसी हम लोग ने लिया है, एबीसी त्रिभुज लिया है। तो हम लोग ये बात को लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज एबीसी लिया जिसमें भुजा बीसी के समानांतर डी कोई रेखा लिया, जो भुजा AB और AC को क्रमशः D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि
AD बटा BD बराबर AE बटा CE। ये बात आपको लानी है। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि ये बात दी गई थी, जो बात मैंने लिख दिया है, और ये बात लानी है, ये बात आप समझ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है, कोई भी थ्योरी जो होता है उसमें एक रचना जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यानी बिना रचना का आप किस प्रकार से इसको रचना कीजिएगा कि यह सोल्व हो जाए, तो आपको रचना किस प्रकार से करना है कि यह सोल्व हो जाए। तो हम लोग रचना कैसे करेंगे, जरा आप समझने की कोशिश कीजिए। रचना करेंगे कि बिंदु डी से भुजा AC पर हम लोग ने लंब डाला, और बिंदु E से भुजा AB पर लंब डाला। इसका नाम मैंने दिया, नाम तो कुछ भी बोल सकते हैं, NM। और B से E को मिलाया और C से D को मिलाया, तभी आपसे यह सिद्ध हो पाएगा। तो ये तो रचना हुआ। तो रचना को हम लोग लिखेंगे यहाँ। तो क्या लिखेंगे लोग रचना में? तो रचना में हम लोग लिखेंगे कि बिंदु D से भुजा AC पर DM तथा बिंदु E से भुजा AB पर EN लंब डाला, और B से E तथा C से D को मिलाया। ये हुआ रचना। अब हम लोग का क्वेश्चन आधा हो चुका है। जो बात दी गई थी वो बात मैंने लिख दिया, जो बात लानी है वो मैंने लिख दिया, और जो बात मैंने अपनी तरह से जो रचना की है वो बात मैंने लिख दिया है। अब आपको करना क्या है? आपको लाना है इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। अब ध्यान से आपको देखना है, इस फिगर पर ध्यान से देखना है। आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, ये जो पिक्चर है यह एक त्रिभुज है, और आप ध्यान से देखिएगा तो ये भी त्रिभुज है। इन्हीं दोनों फिगर में आपको चलनी है। तो कौन कौन त्रिभुज में चलना है हमको? त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज BDE में, ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में। चूंकि हम देख रहे हैं कि अगर ये आधार होगा तो ये लंब होगा, यानी ये लंब होगा तो ये आधार होगा, और ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो हम लोग त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। एक बटा दो गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। 1/2 गुने आधार जो है AD है, और संगत ऊंचाई जो है वह EN है। ये आया समीकरण 1। फिर आप देख पा रहे हैं, फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला तो वही होगा 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। 1/2 गुने, अब ध्यान से देखिएगा, BDE का बात हो रहा है। जब BDE का बात होगा तो इसके लिए अगर यही नाम काम करेगा और आधार ये काम करेगा, क्योंकि ये अधिकोण त्रिभुज है, देख रहे हैं कि अधिकोण त्रिभुज है।
अधिक कोण त्रिभुज में ये जो लंब है ये बाहर है, त्रिभुज के बाहर है, तो क्या होगा 1/2 गुने BD गुने EN, समीकरण 2। करना क्या है कि समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे LHS को LHS में भाग देना है और RHS में RHS दिया था, तो अब लिखिएगा क्या, तो आप लिखिएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने AD गुने EN बटा 1/2 गुने BD गुने EN। EN से EN 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये आ गया AD बटा BD, समीकरण ये आ गया 3। इसी प्रकार से आपको इधर से चलनी है, इसी त्रिभुज में ये आधार लेते हुए आपको चलने हैं AED, और ये त्रिभुज में चलिए ये अधिक कोण त्रिभुज CED में, और इसी प्रकार से 3 समीकरण उसमें भी आएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और दोनों समीकरण को हम लोग समीकरण 3 और समीकरण 6 को हल करेंगे, हम लोग का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग समीकरण 4 की तरफ चलेंगे हम लोग। तो कौन कौन त्रिभुज में हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग को ध्यान देना है त्रिभुज AED और CED में। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ADE, AED भी बोल सकते हैं आप, AED और CED में। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला आप जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, 1/2 गुने इसका आधार जो है ये है AE, और इसका जो लंब है ये है DM, ये आ गया समीकरण 4। फिर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालें तो फॉर्मूला होगा 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, 1/2 गुने आधार। अगर अब ये दिखिएगा ये अधिक कोण है, इसके लिए तो आधार ये काम करेगा और लंब तो वही रहेगा, तो आधार हो जाएगा CE गुने DM, ये हो गया समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 में भाग कर देंगे समीकरण 5 से। अब ध्यान से देख रहे होंगे त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल 1/2 AE गुणे DM, 1/2 CE गुणे DM, DM से DM और 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये आ गया AE बटा CE, समीकरण 6। अब ध्यान से आप देखिएगा समीकरण 3 और समीकरण 6 को, क्या आपको पता चलेगा कि LHS LHS बराबर है तो RHS RHS भी बराबर होगा। अब LHS LHS कैसे बराबर है आप ये समझिए। त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल चाहे AD का क्षेत्रफल बोलिए उसी का नाम है, और त्रिभुज CED का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इस पर हम तो ध्यान देते हैं। BDE यानी ये त्रिभुज और CED यानी ये त्रिभुज। अब देख पा रहे हो कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं और आधार सेम है। तो चूंकि हम जानते हैं पहले से, चूंकि हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं के
बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है जब आधार एक हो। तो आप समझ नहीं पा रहे हो तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये आधार हुआ और ये समानांतर रेखा है, इसके बीच जितनी भी त्रिभुज बनेगी अगर आधार एक रहेगा तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा हमेशा बराबर आएगा। जितने भी त्रिभुज होंगे अनंत त्रिभुज होंगे और सभी के क्षेत्रफल जो होंगे ये आधार बराबर होना चाहिए, सेम होगा। तो हम लोग ने जाना, इसीलिए अब लिख सकते हैं बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर होगा। और जब ये दोनों बराबर होगा तब देख पा रहे हैं कि RHS LHS बराबर आ चुका है। और जब LHS बराबर होगा इसीलिए समीकरण 3 और 6 से LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। यानी कि ये जो आ गया है AD बटा BD बराबर AE बटा CE, यही हम लोग को लाना था, ये प्रूव हो चुका है। तो अब ध्यान से देखिएगा, आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि थेल्स प्रमेय, जिसका एक और नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ये आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समानुपातिकता यानी एक ही अनुपात में विभाजित करती है, ये हुआ थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। तो आज के सेशन इतना ही, फिर हम लोग कल नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा, जितने भी थ्योरी इसमें पढ़े हैं सभी थ्योरी को बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे चैनल को काफ़ी मदद मिले। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू।